हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें रदरफोर्ड का अटोमिक नंबर अपना रदरफोर्ड का अटोमिक मॉडल आपने देखा था। साथ ही यहाँ पर वेव्स के बारे में बात की थी कि तरंगे क्या होती हैं और तरंगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी विशेषताएं थी या प्रकृति होती है, उसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे टर्म्स आप लोगों ने देखे थे। कुछ मैंने आपको कहा था कि आप लोग होमवर्क में एक बार देख लेंगे। आज के सेशन में आगे हम लोग बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी स्पीड से चलेंगे क्योंकि चैप्टर आपका हो नहीं पा रहा है कंप्लीट। ये सारे आपने देखे थे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, देन यहाँ पर ये आपने वेव मोशन पर बात की थी, तरंग की गति पर बात की थी, और देन यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। ठीक है, वेवलेंथ को हमने देख लिया था कि वेवलेंथ क्या है, दो तरंग में दो शृंगों और गर्तों के बीच की जो क्रमशः दूरी है उसको तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा आपका। और आवृत्ति क्या है आपका, एक पर्टिकुलर कोई बिंदु ले लिया, उस बिंदु पर आप देखेंगे कि टाइम पीरियड पर, एक यूनिट टाइम पर कितनी वेव्स वहां से पास हो रही है, वो उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। तो किसी दिए गए बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी आवृत्ति, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है। देन वेव लेंथ और वेव वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, ये हमारा हो गया था v बराबर आपका लैम्डा इंटू एफ। Then wave number, it is the number of waves present per meter and is equal to the reciprocal of wavelength. Wavelength का reciprocal होता है, यानी तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ओके, 1/लैम्डा। Amplitude, the amplitude of a wave is the distance from the center line or the still position to the top of a crust or to the bottom of a trough। यानी कि ये आपका क्या है, श्रृंग है और ये गर्त है। तो टॉप ऑफ दिस श्रृंग यानी कि यहाँ से मिडिल लाइन से और आपका यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी टॉप तक की, इसको क्या कहा जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड। यानी कि जो माध्य है, माध्य से कितना विचलन हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ टर्म्स है, इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं 1-1 मार्क्स के, तो वो आप लोग देख लेंगे, कर लेंगे, यानी कि प्रैक्टिस उनकी, और कोई आपका डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वेव पर ही बात करेंगे। तरंग जो आपकी है, बोहर का मॉडल अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किया, उसको अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। पहले इन सब चीजों को समझ लेंगे, देन हम बोहर के मॉडल पे आएंगे। ठीक है ना, बोहर के मॉडल में हम को पढ़ने से पहले हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या समझते हो आप? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेसिकली दो टर्म्स आ रही हैं, एक इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। यानी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, और दूसरा मैग्नेट से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये दोनों टर्म यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही है, तो बेसिकली आपका एक आवेशित कण होगा। ठीक है ना, अगर वो आवेशित कण स्टिल पोजिशन पर है, आपका स्थिर अवस्था में रुका हुआ है कहीं पर, वो चल नहीं रहा है, तो जब वो चल नहीं रहा है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न आपका होगा। ठीक है, और उस विद्युत क्षेत्र में वो किसी अन्य आपका पार्टिकल को या किसी भी चीज को आने से रोक सकता है या फिर उसको आने दे सकता है। ये डिपेंड करेगा उसके आवेश पर। अगर उसका पार्टिकल का जो भी आवेश होगा, सेम आवेश का कोई पार्टिकल उस विद्युत क्षेत्र में आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो उसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, ऐसे ही होता है। और अगर उससे डिफरेंट यानी कि उसके ऑपोजिट कोई चार्ज वहां एंटर करना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो क्या होंगे, सेम चार्जेस होंगे, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। समझ रहे हैं, यानी कि जो विपरीत आवेश है वो आकर्षित करेंगे, और जो आपका एक समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण आपका फील करवाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, आवेशित कण जो है जब वो स्टिल पोजीशन पर है, आपका स्थिर है, गति नहीं है उसमें, कोई इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, तो वो अपने चारों ओर क्या कर रहा है, एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहा है या उत्पन्न कर रहा है। जब आपका कोई भी कण
सपोज एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति का मतलब कि एक समान वेग होगा उसका। जब एक समान वेग से चल रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। समझ रहे हैं? यानी कि उसके आसपास क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्लियर? क्या बोला मैंने? पहली आपका पहला जो कंडीशन थी उसमें हमने क्या बोला, जो आवेश है, आवेश को हम Q से ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है, V इज इक्वल टू 0 है, यानी गति नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसके सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके चारों। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर क्या बोला, जो आवेश है वो एक समान रूप से आपका गति कर रहा है। ठीक है ना, एक समान रूप से गति कर रहा है, तो एक समान रूप से गति करेगा तो उस केस में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। और एक और केस आता है, तीसरा केस, जहां पर वो आवेश क्या कर रहा है, असमान गति से आपका यहां पर असमान गति है उसकी। असमान गति का मतलब बताओ, असमान गति होगी तो वेग उसका बदलता रहेगा, वेग बदलेगा तो कुछ ना कुछ त्वरण भी आएगा, त्वरण दिखाएगा, वो त्वरण में जाएगा वो आवेशित कण। जब वो त्वरण में जाएगा तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न करेगा और उसके साथ साथ उत्पन्न होंगे विकिरण। क्या बनेंगे उसके साथ साथ? विकिरण, रेडिएशन आपका दिखेंगे। तो इसी पॉइंट को नोट करना है आपने। जब कोई आवेशित कण को त्वरण में डाला जाता है या त्वरित किया जाता है तो वो विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, और इन्हीं को संपूर्ण रूप से, इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है ना। सो जेम्स मैक्सवेल इन 1870 was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electric and magnetic fields on microscopic level। ठीक है ना। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल पहले वो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, वो जो चार्ज बॉडी है, आवेशित कण जो है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब का एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अध्ययन किया। देन he suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला when electrically charged particle, आवेशित कण आपका मूव कर रहा है, गति कर रहा है, अंडर एक्सीलरेशन यानी त्वरित किया गया है, त्वरण में है वो, और त्वरण कब दिखाई देगा, जब आपका असमान उसका गति है, या आप बोल सकते हैं कि उसका वेग बदल रहा है। जब वेग समान है तो एक्सीलरेशन, त्वरण 0 हो जाता है। जब वेग बदल रहा है यानी कि वो त्वरण में है, तो त्वरित किया गया है उस इलेक्ट्रिकल आपका बॉडी को, या उस चार्ज बॉडी को, या आवेशित कण को। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, और उससे क्या होता है, वहां पर ऑल्टरनेटेड आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation। ये जो आपका फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जो आपके क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, और इन्हीं वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण आपका कहा जाता है। सिंपल सी बात है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन known from early days, and speculations about its nature dates back to remote ancient time। ठीक है ना। तो लाइट यानी कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही आपका फॉर्म है। ओके। इन अर्लियर डेज न्यूटन लाइट वाज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स, जिनको कॉर्पुस्कल आपका कहा जाता था। Although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few simple properties। ठीक है ना। आपका क्या कहा गया, although electromagnetic wave motion is complex, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन है वो आपका थोड़ा कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, फिर भी हम क्या करते हैं, we will consider here only a few simple properties। कुछ सामान्य सी उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, किसके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है।
पहली बात क्या समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से? कुछ भी नहीं है, कोई आपका आवेशित कण होगा। आवेशित कण का मतलब कोई कण है जिस पर आवेश आ चुका है और जब वो क्या कर रहा है, असमान गति से चल रहा है, यानी उसको त्वरित किया गया है। जब उसे त्वरित किया गया है तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिनको विकिरण कहा जा रहा है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको कहा जा रहा है। ठीक है ना। अब उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने क्या समझा कि लाइट जो होती है वो उसी का एक फॉर्म होती है, यानी लाइट भी आपका एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कैसे पाया जा रहा है। तो पहली चीज जो आपको इस पिक्चर से समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या है, देखो, एक ही आपका ये वाला प्लेन है, ठीक है, सीधा। एक है आपका ये वाला प्लेन है, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से समझ लो, एक ये प्लेन है, ठीक है, एक ये प्लेन होता है, समझ रहे हैं, एक ये वाला प्लेन हो गया आपका सीधा, एक ये वाला प्लेन हो गया और एक तीसरा कोई ऐसे में प्लेन ले लो, यानी कि तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के कैसे होंगे, लंबवत हो। समझ रहे हैं कैसे होंगे, लंबवत होंगे। तो जो आपका आवेश है, सपोज कोई आवेश यहां से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो आवेश की गति हो रही होगी एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गति हो रही है सपोज, ठीक है, उसको तरंग संचरण की दिशा कहते हैं कि तरंग उधर को आगे बढ़ रही है। तो ये इसकी क्या है, दिशा है तरंग संचरण की। अब ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट करेगा, तो जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो इसके कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे और वो आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सपोज एक्स एक्सिस में आपका तरंग संचरण की दिशा है, वाई में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो जेड एक्सिस में आपका क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने, इधर आपका तरंग संचरण की दिशा v से मैं डिनोट कर रही हूँ, y एक्सिस पर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो z एक्सिस पर है ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। तो तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जीआईसी चंबा, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करो अगर आवाज आ रही है तो, हाथ उठाइए। चलिए, चंबा माइक ले लेंगे बच्चे, अपना अपना नाम बताएंगे और क्लास बताएंगे, कौन सी क्लास में है आप लोग। माइक ले लीजिए बच्चे। हेलो। यस। हेलो। यस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज शुभम कोठारी। शुभम, कौन सी क्लास में हैं आप? मैम 11th साइंस। ओके ओके। कौन सा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर? स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर एटम मैम। कौन? यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आप लोगों ने पढ़ लिया ये चैप्टर? यस मैम। ठीक है, कौन कौन से मॉडल पढ़े आपने इसमें? किसी भी एक मॉडल के बारे में बता। मैम रदरफोर्ड मॉडल है, थॉमसन। वेरी गुड। ठीक है, किसी एक मॉडल के बारे में बताओ, दोनों में से कौन सा मॉडल आपको अच्छे से समझ में आता है, जितना आपको आता है, कोई भी एक पॉइंट। मैम थॉमसन वेरी मॉडल। गुड शुभम। शुभम सिट डाउन बच्चे। वेरी गुड। तो शुभम ने यहाँ पर दो एटॉमिक मॉडल बताए हमें, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज दिव्यांशी। दिव्यांशी। थॉमसन के मॉडल में हमने क्या देखा था? मैम उसमें ये था कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन मतलब वो ऐसे बताते हैं कि जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड रहते हैं एटम किसमें में। एम्बेडेड रहते हैं? एटम। हाँ, एटम तो है, पूरा एटम है। आपने बोला जो वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स हैं वो एम्बेडेड है, तो जो ब्लैक सीड यानी काले बीज होते हैं वाटरमेलन, वो कौन से पार्ट में होते हैं उसके? वाटरमेलन तो सबने देखा है, कौन से कलर का पार्ट होता है? रेड कलर का। रेड कलर का होता है। और रेड कलर के पार्ट को थॉमसन ने क्या बोला वहां पर कि एटम में क्या होता है रेड कलर, यानी कि कौन सा चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव? मैम नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज तो हमारा ब्लैक सीड्स हो जाएंगे। मैम पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड दिव्यांशी, सिट डाउन। तो यहाँ पर थॉमसन के मॉडल में, जैसे दिव्यांशी ने बताया, शुभम ने बताया कि दो मॉडल पढ़ लिए, तो थॉमसन के मॉडल में सिंपल था,
स्फेयर है, जैसे तरबूज होता है आपका एक गोला है, और जो रेड एडिबल पार्ट होता है यानी कि लाल खाने वाला भाग होता है वाटरमेलन का, तो जो लाल खाने वाला भाग होता है वाटरमेलन का वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि तब तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर चल रहे थे, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था और उसमें काले बीज आपके जो हैं वो एम्बेडेड थे, यानी कि उसमें बिखरे हुए थे, पड़े हुए। उन्होंने कहा था कि जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो फिर क्या हो जाएगा, ओवरऑल एज अ होल एटम आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। और रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, उन्होंने ऐसे तरबूज को या किसी वस्तु को देख करके एटम की संरचना की कल्पना नहीं की थी, ऐसे इमेजिन नहीं किया था उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि एटम के अंदर क्या क्या है। तो उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि मोस्ट आपका मैलिएबल है, बहुत पतली शीट उसकी बन जाएगी। और फिर उन्होंने उसके चारों ओर क्या लगाई, एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई जेडएनएस की जो बनी हुई थी, और उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल उस पर डाले थे, एंड देन वहां पर बहुत सारे हमने यहाँ पर क्या देखे थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखे। देन ऑब्जर्वेशंस के बाद आपका ये थॉमसन का मॉडल था इस प्रकार से, ठीक है। और देन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, जिस प्रकार से उन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स दिया, गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल का मतलब क्या है, गोल्ड यानी कि मैटर, पदार्थ, और पदार्थ के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, तो गोल्ड की फॉइल के अंदर एटम्स होंगे। तो उन एटम्स में क्या की गई, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की गई। और ये जेडएनएस स्क्रीन क्यों लगाई, कि पार्टिकल्स तो दिखाई नहीं देंगे हमें, लेकिन जब वो स्क्रीन से टकराएंगे तो एक ग्लो यानी कि एक चमक उत्पन्न करेंगे, तो वो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, चमक हमको दिखाई दी, जब हमको यानी कि रदरफोर्ड को दिखाई दी, तो उन्होंने उससे ऑब्जर्वेशन निकाले कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल को एज इट इज पार करके चले गए हैं। दैट मींस एटम का ज्यादातर भाग कैसा होगा, खाली होगा। ठीक है ना, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो एक छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि आपका जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, वो क्या है, हीलियम के नाभिक हैं, जिनमें कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो He2 पॉजिटिव करके भी, यानी पॉजिटिव चार्ज है उस पर, तो जब वो पॉजिटिव से टकराएंगे तो बहुत ज्यादा कणों को डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि थॉमसन ने बोला था कि रेड एडिबल पार्ट यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो इतना सारा धनावेश फैला हुआ है, तो जब धनावेश टकराएगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं दिखा उन्हें, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। दैट मीन्स कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे गोले पर नहीं है, बल्कि एक बहुत कम जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, आपका बहुत कम स्थान घेरे हुए है परमाणु के अंदर। तो उससे उन्होंने मॉडल बनाया कि आपका परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और जो धनावेश है वो बहुत कम स्थान में घेरे हुए हैं। और बाद में उन्होंने उसको क्या बोला, उन्होंने बोला कि वो सेंटर होता है पूरे एटम का, यानी केंद्र होता है, और उसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। क्लियर है, तो इतना यहाँ पर उनके मॉडल से निकल के आया। रदरफोर्ड ने किस चीज की खोज की, तो नाभिक की खोज की थी, किसमें, परमाणु के अंदर। और फिर उनका जो कमी आती है वो ये थी कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन आपका बाहर कक्षा में घूम रहा है, जब वो आवेशित कण घूमेगा, त्वरण में जाएगा, और त्वरण के बाद वो नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिरने से आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और जब वो अस्थायी हो जाएगा तो परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अर्थ। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु का अस्तित्व है तभी सारे पदार्थ हैं हमारे। तो ऐसा कुछ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे यहाँ पर, जिसको हमने आगे अब हम पढ़ रहे हैं, वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बोहर का मॉडल पढ़ना है। ठीक है ना, 9th क्लास में आपने बोहर का मॉडल पढ़ा है, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफॉस, आइसो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर सब पढ़ लिए हैं। इनसे संबंधित हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं, क्योंकि वेव नेचर की यहाँ पर बात हो रही है तो उस पर आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेव कहाँ से आपका बन रहा है, हमने आवेशित कण के बारे में बात की है। ठीक है ना, कि आवेशित कण जो आपका है वो क्या कर रहा है, अगर उसको त्वरित किया जा रहा है तो वो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल रहे हैं ना। सिंपल प्रॉपर्टीज पर हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने वन ऑफ एक प्रॉपर्टी आपको बता दी है कि जो ये तीनों ही होते हैं, यानी तरंग संचरण की दिशा, कि आपका जो आवेश है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, दूसरा जो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तीसरा जो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो वो तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या फिर लंबवत होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला है द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज
पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। जो वो त्वरित कण है आपका, उसकी जो संचरण की दिशा है और वहां पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, साथ में वैद्युत क्षेत्र है, वो तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने क्या बोला, अनलाइक साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है ना। मैं बोल रही हूं, मेरे आसपास जो व्यक्ति हैं उनको जो सुनाई दे रहा होगा, तो वो किस वजह से सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम है, और मीडियम के रूप में इस समय यहाँ पर क्या होगी, एयर होगी, गैसेस होंगी। तो वो क्या हो रहा है, जैसे ही साउंड वेव बाहर निकल रही है, तो वो जो कण होंगे, उन कणों से वो साउंड वेव पास होती जा रही है, समझ रहे हैं, वो पास होती जा रही है और वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रही है, उनको सुनाई दे रही है। तो उसको साउंड वेव को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर हम वाटर वेव्स की बात कर रहे हैं, उनको भी मीडियम चाहिए, यानी माध्यम चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको कोई मीडियम नहीं, माध्यम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो बिना माध्यम के भी ट्रैवल करेंगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश का, क्योंकि हमने बोला है कि प्रकाश क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब हम सूर्य की बात करते हैं, और सूर्य और अर्थ के बीच में एक पार्ट ऐसा आता है जो निर्वात वाला होता है, जिसमें कि आपका कुछ भी नहीं है मीडियम के रूप में, लेकिन सूर्य का प्रकाश वहां से अर्थ तक पहुंच रहा है, यानी वो उस जहां पर कोई मीडियम नहीं है उसमें भी ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपकी हैं, उनको मीडियम की जरूरत नहीं है, उनको माध्यम की जरूरत नहीं है, वो बिना माध्यम के भी आपके ट्रेवल कर रहे हैं। सो अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ध्वनि तरंगों की तरह या फिर आपका जल की जो तरंगे हैं, उनके समान जो हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी इन दोनों को माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उसको नहीं है, वो कहीं भी ट्रेवल करेगा। वो आपका निर्वात में भी ट्रेवल कर रहा है, वो आपका गैसियस मीडियम में भी ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जहां वायु है वहां पे भी ट्रेवल कर रहा है, और लिक्विड में भी आपका ट्रेवल करेगा, और आपका सॉलिड स्टेट होगा उस ट्रेवल करेगा। बस हर एक मीडियम के बदलने के साथ साथ, मैंने क्या बोला, हर एक मीडियम के बदलने के साथ साथ जो उसका वेग है, वेलोसिटी बोले, चाल बोले, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी प्रकाश का जो आपका निर्वात में वेग है, वेलोसिटी है, वो कुछ और है, ठीक है, या उसका जो गैसियस मीडियम में आपका वेलोसिटी है वो कुछ और है, उसका आपका लिक्विड स्टेट में कुछ और वेलोसिटी है, और सॉलिड स्टेट में कुछ और वेलोसिटी है। तो मीडियम यानी कि माध्यम के बदलने से उसका वेग आपका बदल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, now it is now well established that there are many types of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength. These constitute what is called electromagnetic spectrum. Different regions of the spectrum are identified by different names. सब examples are क्या क्या होते हैं, देख, सबसे पावरफुल होती है गामा रेज। कौन सी होती है बच्चे, गामा रेज होती है, ठीक है। देन आपका यहाँ पर कौन सी आती है, यूवी रेज आती है। तो इस तरह से आप इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। देन आपका एक्स रेज आती है, देन यूवी रेज आती है, एक एक करके समझेंगे। EMW करके मैं लिख रही हूँ। EMW का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। तो जिसमें आपका सबसे पहले आते हैं गामा रे, गामा किरण, ठीक है, ये सबसे पावरफुल आपकी होती है गामा किरण। देन आती है आपकी एक्स रेज, एक्स किरणें। एक्सरेज का यूज आपने, एक्सरे तो सुना ही होगा कि एक्सरे किया जाता है, तो बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसको देखने के लिए हमारा एक्सरेज का यूज किया जाता है। देन आता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, और सबको विकिरण भी आपका कहा जाता है। तो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली, ठीक है। देन होता है आपका इंफ्रारेड, IR, ठीक है। गामा किरणें, एक्स रेज, यूवी एंड IR रेडिएशन आपके, ठीक है, IR रेज। देन IR के बाद आता है आपका माइक्रोवेव, सूक्ष्म,
और देन आता है आपका रेडियो। ठीक है, बीच में मैंने यहाँ यूवी और आईआर के बीच में कॉलम छोड़ा है, तो इसमें आपका आता है विजिबल रीजन आता है। कौन सा रीजन आता है यहाँ पर? दृश्य प्रकाश का रीजन आता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना, इनमें से बाकी जो आपके हैं उनको हम जनरली देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब इसमें दृश्य रीजन में आपका कौन कौन से आते हैं बताओ? विबग्योर आते हैं, ये तो पढ़ा है ना 10th में, विबग्योर। ठीक है, 7 आपके इसमें प्रकाश आपको दिखाई देंगे। तो ये इनका क्रम है। इस प्रकार से इतने स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देते हैं जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यूजेस की बात करें, इस गामा किरण का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, एक्स रेज का आपका यूज कहाँ किया जाता है? जो बोन में हम लोग डिफेक्ट वगैरह देखते हैं कि कहीं क्रैक आ गया, फ्रैक्चर आ गया, उसको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूवी रेज का आपको पता ही है, अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी सनलाइट से। ठीक है, दृश्य प्रकाश ये आपका हो गया जो दिखाई दे रहा है। आईआर का यूज कैमरे वगैरह में किया जाता है। फोटोग्राफी में बेसिकली इसका यूज होता है। माइक्रोवेव जैसे आजकल बहुत ज्यादा यूज में है, खाना वगैरह बना गर्म करने के लिए बेसिकली, या अवन का माइक्रोवेव अवन जो आते हैं आपके, ठीक है, उसमें इसका आपका यूज किया जाता है। और रेडियो वेव का यूज नाम से ही समझ आ रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी वहीं से है, और रेडियो का FM AM रेडियो वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हिंदी में लिखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। लिखिए, जब आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो आपने लिखा था ऑल्टरनेट, यानी कि एकांतर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये क्षेत्र विद्युत व ये क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। ठीक है, और जिन्हें आप क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं। ठीक है ना, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपने पहले क्या लिखा? संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप बुक में सब कुछ है। संचरण की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया यहाँ पर? तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए। ठीक है, एंड माध्यम बदलने से वेग, तरंगों का वेग बदल जाता। ओके,
चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके जो मैंने हिंदी मीडियम के लिए आपको लिखवा दिए हैं। यहाँ पर आज के सेशन में हमने वेव को स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बात की है। आने वाले सेशन में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, रिवाइज करते रहेंगे बार बार, और कोई भी डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में जीआईसी ढोंड और जीआईसी चंबा के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। जीआईसी चंबा से शुभम और दिव्यांशी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।